मैथन क्लास की इस सीरीज में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया है, मेडिवल हिस्ट्री को कवर किया है और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 1818 तक हमने मेडिवल हिस्ट्री में कवर किया था। उसके बाद 1947 तक का जो भी हिस्सा है इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल वे में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति, उसके बाद में जो भी सुधार आए थे, एक्ट जितने भी थे, चार्टर एक्ट थे, भारत शासन अधिनियम जितने भी थे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अभी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। और ये पूरी तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड क्लास है। अगर आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रखी है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हमारी, उसको आप तक शेयर किया जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए 1818 के समय का जो भारत था उसमें क्या था कि मराठाओं की लगभग हार हो चुकी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति थी, यानी कि पूरा कंट्रोल राजस्व का हो चाहे चाहे प्रशासन का हो, लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुका था। अब अब क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में एक समान कानून व्यवस्था, पुलिस और न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। राजस्व का अधिकतम विस्तार हुआ था। आर्थिक नियंत्रण पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। मुक्त व्यापार के माध्यम से ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारत का व्यापार या फिर भारत का जो बाजार था उसको खोला गया। देखिए, ब्रिटेन का द्विपक्षीय जो नीति थी, जैसे कि भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल, उसी कच्चे माल से जो तैयार माल होता था उसको वापस भारत के मार्केट में ही बेच दिया जाता था। हालांकि उन्होंने सामाजिक सुधार के नाम पर भी कुछ कार्य किए थे, लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक ऐसी नीति थी कि हाँ, जो भी भारतीय है उनको ब्रिटिशर्स की तरह सोचने पे मजबूर किया जाए, क्योंकि अगर वो अपनी तरह ही सोचेंगे तभी अपनी जीवन शैली को भी अपनाएंगे और अपना जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट बनेगा भारत। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये मैराथन क्लास है। कुछ क्लिप्स में आपके लिए मैं लेके आऊंगा वीडियो 10 मिनट सीरीज के नाम से, जिसमें हम जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी हॉट टॉपिक्स रहेंगे उनको पी वाई क्यूज के साथ में अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। देखो, गवर्नर जनरल का टाइम स्टार्ट होता है 1833 से। 1833 में भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था और अब कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो गया था और फ्री ट्रेड की नीति लागू की थी। अब क्या, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका नियंत्रण लगभग बनना शुरू हो गया था। ठीक है, 1853 का एक्ट था, इसमें विधायी परिषद का विस्तार किया गया, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। लेकिन इसकी वजह से असंतोष क्या था कि भारतीयों के लिए प्रारंभिक प्रवेश सैद्धांतिक था, यानी कि व्यवहार में ये भेदभावपूर्ण था, जिसमें शिक्षित भारतीयों की निराशा बढ़ गई, यानी कि एज को लेकर के बहुत कम रखी गई थी एज, है ना। और भारतीय चूंकि उनको इस तरीके की शिक्षा मिल भी नहीं पा रही थी, तो उस वजह से उनमें असंतोष था। अब भूमि राजस्व की व्यवस्था किस तरीके से थी, देखिए उस समय में 3 बंदोबस्त लागू किए गए थे। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के आसपास के क्षेत्र में लागू किया गया था, यानी कि पहले से ही निश्चित टैक्स बता दिया गया कि इतना आपको देना है, चाहे अकाल पड़े चाहे कैसी भी खेती हो, आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। जमींदार वर्ग का समर्थन मिला इसको, क्योंकि जमींदारों के पास में एक्सेस अमाउंट आने लगा, तो जमींदारों ने इनका सपोर्ट किया पूरा। परिणाम क्या हुआ, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, जमींदारों का प्रभुत्व बढ़ गया। रैयतवाड़ी मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। देखिए, ये सवाल बनता है पीवाईक्यूज में, आप देखेंगे तो कि ये बंदोबस्त दे देंगे आपको, या तो इनका क्षेत्र पूछ लेंगे कि किस किस क्षेत्र में ये लागू किया गया था, सन पूछ लेंगे, और इनकी व्यवस्था किस तरीके की थी, है ना, कि इनमें क्या क्या प्रावधान थे, वो सारी चीजें पूछ लेंगे आपको। तो अपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया। रैयतवाड़ी में क्या था, मद्रास और बॉम्बे में लागू हुआ था। सरकार और रैयत के बीच में सीधा संबंध, मतलब अब बिचौलियों को हटा दिया गया, क्योंकि जो जमींदार बिचौलिए बन करके मुनाफा कमा रहे थे, अब सरकार ने इनको नेग्लेक्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ, लगाने बहुत ज्यादा थी, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा और बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो खेती से हटने लगे। मालवाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत में, यानी कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के आसपास है ना क्षेत्र, वहां पर लागू हुई थी। गांव में एक महाल नाम का एक एक व्यक्ति इन्होंने बनाया। ठीक है, महाल क्या करता था कि जितने भी गांव के जो किसान थे उनसे सामूहिक राजस्व वसूली करता था और फिर वो महाल
ब्रिटिश अधिकारी जो भी होता था, राजस्व अधिकारी, उस तक वो सारे टैक्स को पहुंचाता था। ठीक है, लेकिन वो ये कर्ज का जाल, आपको पता है बहुत ज्यादा टैक्सेस होते थे तो किसान उसको चुकाने में असमर्थ रहते थे। आर्थिक नीतियां क्या थी? 1853 के बाद में ब्रिटिश वस्तुओं का भारत में निर्बाध आयात होने लगा, यानी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिनके जिसकी वजह से ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं को रोका जा सके। भारतीय हथकरघा उद्योग जो भी था, कपड़ा उद्योग जो भी था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया 1853 के बाद। शिल्पकारी बर्बाद हो गई, गांवों और शहरों में गरीबी बढ़ने लगी। दादा भाई नौरोजी ने उसी टाइम में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, यानी कि भारत का पैसा किस तरीके से ब्रिटेन में जा रहा है ना। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कृषि जो आज तक आजीविका के लिए थी, है ना, आज तक जो भी भारतीय किसान आजीविका के लिए जितना भी कमा रहे थे, अब उसका वाणिज्यिकरण किया जाने लगा। देखिए उसका कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी हुए। फायदा तो ना के बराबर हुआ, क्यों? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता था। लेकिन जो कृषि के वाणिज्यिकरण की वजह से जो खाद्यान्न की फसलें होती थी उनका उत्पादन कम होने लगा, है ना, जिसकी वजह से अकाल पड़े। नगदी फसल जैसे नील, अफीम, कपास, इसका उत्पादन बढ़ा। खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आई। जमीन की उर्वरता का भी क्षरण हुआ, नील जैसी फसलें जो होती थी उसकी वजह से। अकाल में जैसे 1837 से 38 के बीच में भीषण अकाल पड़ा। तो यह कृषि के वाणिज्यिकरण की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब कानून किस तरीके से था? इस उस समय देखो कानून का संहिताकरण किया जाने लगा। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने पहली विधि आयोग का गठन किया था। भारतीय दंड संहिता को 1860 में लागू किया गया। तो कानूनी स्तर पर यह सुधार किए गए थे। न्यायपालिका का ढांचा था ना, उसको पूरा भारत पर लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें स्पष्ट भेदभाव था। भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्थाएं और अदालतें थी। न्याय काफी महंगा था, धीमा था और आम नागरिकों की समझ से बहुत बाहर था। अब देखिए 1829 में सती प्रथा का खात्मा किया गया और उसमें जो प्रमुख योगदान जो भारतीय किसी समाज सुधारक का था तो वो था राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके सहयोग के साथ में उन्होंने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है। अब देखिए, सॉरी, ब्रिटेन की शिक्षा नीति किस तरीके से थी? ठीक है, अब देखिए 1835 में मैकाले ने एक शिक्षा नीति को लाया, ठीक है, कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। अब क्या हुआ, भारत में बहुत एक सीमित समुदाय था जो अंग्रेजी जानता था, और अंग्रेजी लाने के पीछे इनका मकसद क्या था कि रंग और खून से तो भारतीय होने चाहिए, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता, बुद्धि में वो अंग्रेज होने चाहिए जो भी अंग्रेजी पढ़ेगा, है ना। तो उनका भारतीय संस्कृति का अंग्रेजीकरण, है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड की जो भी संस्कृति थी ना उसको भारत में थोप दिया गया भाषा के माध्यम से। किसी महान आदमी ने कहा था कि अगर किसी क्षेत्र में आप अपनी भाषा को थोप देते तो उसकी पूरी संस्कृति उस क्षेत्र की आप बदल सकते हो। अब उसके बाद में जो सेकंड जो प्रयास था शिक्षा में, वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया, 1854 में लाया गया था। अब इससे क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, है ना। लेकिन क्या था, वही पश्चिमी शिक्षा को थोप दिया गया था, भारतीय ज्ञान प्रणालियां थी उनको हाशिए पर डाल दिया। धर्मांतरण इसके साथ में किया गया। पश्चिमीकरण का डर जो था ये बहुत बड़ा कारण था भारतीयों में इसके प्रति असंतोष का। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच में कुछ प्रयास किए थे, कुछ ऐसे परिवर्तन लाए जिसकी वजह से भारतीय राजनीति उस समय की बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित हुई। देखिए पहला तो क्या था, व्यक्तिगत सिद्धांत था। कुशासन के बहाने उन्होंने विलय की नीति अपनाई कि किसी राज्य में बोल दिया कि ये राज्य अपने ठीक तरीके से शासन नहीं चला, ये चलाने लायक राजा इसका है नहीं, तो उसको विलय कर दिया गया भारतीय राज्य को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब रैपिड मॉडर्नाइजेशन किया गया इसके टाइम में, डलहौजी के टाइम पे। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सुधार का निर्माण किया गया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया जिसकी वजह से जो भी संरचनात्मक कार्य स्टार्ट हुए उनको जल्दी जल्दी खत्म करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। देखिए डलहौजी की विस्तार नीति में जो राज्यों का विलय हुआ
उसमें कौन कौन थे? सतारा, झांसी, नागपुर। अब इसमें दत्तक पुत्र, ये वेब का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर उत्तराधिकारी वैध उत्तराधिकारी नहीं है किसी राज्य का, तो उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के इस राज्य के साथ में या फिर ब्रिटिश राज्य उसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था। बाकी सबका तो क्या हुआ था, वैध जो उत्तराधिकारी नहीं था उसकी अनुपस्थिति की वजह से। लेकिन जो विलय हुआ था किसका, अवध का, वो हुआ था कि कुशासन, कि उसका राजा वो शासन को संभालने लायक नहीं था, तो उन्होंने, डलहौजी ने इस शासन को, इस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। ठीक है, मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, आगरा, झांसी, नागपुर, सतारा। ये देखिए कुछ सुधार थे इनकी, डलहौजी के जो रेलवे 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक स्टार्ट किया गया था। टेलीग्राफ लाइन 1852-54 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इनके कुछ असंतोष है जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मेंस के लिए इसको आप देख सकते हैं। 1800 विद्रोह, 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं सीधा। ठीक है, थोड़ा रैपिड चलेंगे क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मॉडर्न हिस्ट्री के, जो वो आपको गांधी इरा जो है, गांधी इरा में जो क्वेश्चन जो भी बनते तो वो वहां से ज्यादा बनते, तो अब सीधा अपन फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। 1800 विद्रोह की जड़ें, जैसे राजनीतिक कारण क्या था, राज्यों का विलय, परंपरागत राजशाही का अंत हो गया, शासकीय अविश्वास पैदा हो गया, सामाजिक धार्मिक, सैन्य कारण, आर्थिक कारण, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। ये आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके लिए, मेंस के लिए। प्रीलिम्स में ज्यादा हिसाब से कुछ आता नहीं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, मेंस से रिलेटेड ये। देखिए, अवध का विलय, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था, और कुछ ऐसे नेतृत्व थे अवध में, बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादर है। इन प्रमुख नेताओं ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, अब ये सारे कारण हैं, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करूंगा। अपन प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे ना, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया, तो वहां से पहली चिंगारी उठी थी 1857 क्रांति की। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में बना। अब उत्तरी भारत में जैसे प्रसार किस तरीके से हुआ था, तो आप देख सकते हैं, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, फिर ये किस तरीके से फैला, ये एरो को आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, नेता कौन से, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अब्दुल्ला शाह, और इनके कौन कौन से क्षेत्र थे वो भी देख लीजिएगा। यहाँ यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के क्षेत्र में एक प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे, बेगम हजरत महल अवध, नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर और पेशवा में थे, कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर, लक्ष्मीबाई झांसी और अब्दुल्ला शाह फैजाबाद। ठीक है, देखिए, देखिए असफलता के कारण क्या थे, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा स्लाइड रोक के देख लेना और इनके नोट्स बना सकते हैं आप। अब बिफोर 1858, आफ्टर 1858 क्या हुआ, 1858 से पहले क्या था कि व्यापारिक कंपनी है ना, उसका नेतृत्व, उसका हस्तक्षेप ज्यादा था। लेकिन 1858 का जो एक्ट बना, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी शासन था उसको खत्म कर दिया गया, और ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद, उसने अपना पूरा कार्यभार संभाल लिया। भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसके शासन व्यवस्था को लाया गया, और भारत के लिए दो पोस्ट नई जनरेट करी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल। ठीक है, अब देखिए 1858 के बाद में क्या और काम हुए, सैन्य पुनर्गठन हुआ। भारत में भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या कम कर दी गई, क्योंकि उनको डर था कि अगर उसके बाद और विद्रोह उठ जाएगा, तो अगर अपने खिलाफ सेना अपने खिलाफ हो गई तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी सेना में, उनको कम कर दिया गया। बांटो और राज करो की नीति, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपने सिख और गोरखा जो समुदाय थे उनमें आप देख सकते हैं इस नीति को। आर्टिलरी पर पूर्णतः ब्रिटेन का जो नियंत्रण था उसको लागू किया गया, तोप खानों पर। नीतिगत परिवर्तन क्या क्या, रियासतों के विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने बोला कि अब हम आपके जो आंतरिक मुद्दे होंगे उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, अब इनसे ये हुआ कि
मतलब लोगों में विश्वास आया कि हाँ चलो ये अपने जो पर्सनल मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखो विद्रोह ने, जो भी विद्रोह हुआ था 1857 का, उसने पहली बार यह समझा कि अपना दुश्मन एक ही है और उनसे लड़ने के लिए राष्ट्रीय चेतना जरूरी है। ठीक है। आगे चलकर यही जो चेतना थी उसने 1885 में कांग्रेस के गठन की नींव रखी। ठीक है। देखिए प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन है ऐसे, मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, तो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से तैयार करना है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लिख करके कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए 1858 के बाद जितने भी एक्ट आए ना उनको हम अच्छे से देखते हैं कि हाँ उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था। 1857 में ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन की कमियों को उजागर कर दिया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 1858 को लाया गया। अब सीधे सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। अब सीधे सब कुछ शासन ब्रिटेन की संसद से लागू होने वाले थे। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत पर लंदन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक काउंसिल जो कि 15 सदस्यों वाली थी उसका गठन किया गया। उसके उसके थ्रू अब भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत में अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का नाम है। हालांकि देखिए काम एक ही था, लेकिन वायसराय अब जो भी था ना वो सीधा किसको आंसरेबल था? सीधी महारानी विक्टोरिया जो भी थी उस समय, महारानी को सीधा आंसरेबल था। और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी कंपनी के शेयरधारक थे उनको जिम्मेदारी, मतलब उनको आंसरेबल था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को कि हम भारतीयों के धर्म रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त कर देंगे। देखिए आईसीएस मैकाले की रिपोर्ट 1854 में लाई थी। उसने मेरिट बेस्ड नौकरशाही की स्थापना करी। परीक्षा इंग्लैंड में होती थी जिससे कि भारतीय वंचित रह जाते थे। लिटन ने 1878 में स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज का असफल प्रयास किया था। ये जानने योग्य ज्यादा जरूरी है। कानून और पुलिस में क्या सुधार हुए? इंडियन पिनल कोड आईपीसी लाया गया। पुलिस एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है। सामाजिक कानून, सिविल मैरिज एक्ट 1872 को लाया गया। तो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी, यानी कि आपसी राज्यों में आपसी मतभेद पैदा करके उस मतभेद का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाना। ठीक है। सैनिकों में अनुपात बदला गया, जैसे कि एक ब्रिटिश सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक रखे जाते थे पहले। ठीक है। उसको बदला गया कि हाँ मतलब भारतीय सैनिकों को कम वरीयता दी जाए। प्रमुख हथियार जैसे तोपखाने, ये पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके कंट्रोल में रखा गया। अब देखिए आर्थिक स्थिति में किस तरीके से बदलाव हुआ। जो धन की निकासी का सिद्धांत था, है ना, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, अब उससे औपनिवेशिक शासन को चलाया जाने लगा। अब पूरी तरीके से भारत जैसे ही ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आता है तब भारत पूरी एक कॉलोनी बन जाती है इंग्लैंड की या फिर ब्रिटेन की। ठीक है। और कच्चा कपास है, नील है, ये सारे कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन में निर्यात किए जाते थे और फिर आयात में वापस जो कपड़ा बन करके आता था और जो भी सारी चीजें मशीनें वगैरह जो बन के आती थी वो भारत के मार्केट में बेची जाती थी। भूमि राजस्व के लिए जो नीतियां लाई थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, उन व्यवस्थाओं में और दबाव बढ़ा किसानों पर। रेल डे डाक और जो तार की व्यवस्था थी उससे नियंत्रण को बढ़ाया गया जो भारतीय जो रियासतें थी उन पर। देखिए लिट्टन और रिपन में किस तरीके से उस समय लिट्टन और रिपन के समय क्या सुधार किए गए थे। वर्नाक्यूलर देख लो, रिटर्न के इसमें पूछते हैं हर बार, रिटर्न सॉरी लिट्टन और रिपन। लिट्टन ने क्या किया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस थी भारत की उन पे सेंसरशिप लागू करी, यानी कि वो अपनी भाषा में सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की ऐसी लेखन को बढ़ावा नहीं दे सकती जिसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य को नुकसान पहुंचे। आर्म्स एक्ट लाया गया जिससे जो भारतीय थे उनको आर्म्स कितने रख सकते हैं, कौन से लीगल है कौन से इलीगल है, वो सारी चीजें लागू करी। अकाल के समय में क्या किया, दिल्ली दरबार लागू किया। अब देखिए एक तरफ तो अकाल पड़ रहा है और 1877 में ही दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है जिसमें जो ब्रिटेन का राजा था वो आया था और उस समय भारी मात्रा में खर्च किया जाता है, वो भी भारत के पैसों को। फिर फेमाइन एक्ट लाया गया 1878 में। उसकी आलोचना हुई कि कुछ सुधार हुए नहीं और सिर्फ एक्ट ला करके सिर्फ मतलब हवा हवाई बातें की जा रही है। रिपन ने क्या किया,
देखिए रिपन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, कुछ सेल्फ जो गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको लागू किया था 1888। हंटर कमीशन लाया था शिक्षा के लिए, इल्बर्ट बिल लाया था, है ना। इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि ये देखिए जो न्याय व्यवस्था थी उसको लगभग बराबर करने की इनकी व्यवस्था थी, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी की वजह से इसको हटाया भी गया बाद में। फैक्ट्री एक्ट, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लागू किया था उसको निरस्त कर दिया गया। तो रिपन का शासनकाल भारतीय संदर्भ में ठीक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इनको एक बार जो मैंने बताया वही सारी चीजें, तो इनको एक बार आप स्लाइड पॉज करके देख लीजिएगा। अब सामाजिक आर्थिक जो सुधार आंदोलन थे उनको देखते हैं थोड़ा। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। महाराष्ट्र में ये प्रथम प्रथम प्रार्थना समाज, सॉरी, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। उत्तर भारत में आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुधार के लिए चलाया गया था, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी यूरोप में, उसका भी भारत में प्रभाव बाद में देखा गया। ब्रह्म समाज में जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, इन्होंने एकेश्वरवाद सती प्रथा के उन्मूलन में भूमिका निभाई। अलीगढ़ मूवमेंट में नेता थे सर सैयद अहमद, इन्होंने वैचारिक वैज्ञानिक सोच को विकसित किया। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। जो मेयो कॉलेज थी उसकी स्थापना करी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। वेदों की ओर लौटो इनका एक नारा था। शुद्धि आंदोलन, सामाजिक समानता पर जोर दिया, सशक्त राष्ट्रवाद का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका था विचार था कि भारतीय संस्कृति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उनको आधुनिकता की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्निर्माण पुनर्विवाह के लिए इन्होंने प्रबल समर्थन दिया। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का जो एक्ट लागू हुआ था वो इनमें इनका काफी बड़ा सहयोग था। ज्योतिबा फुले, जातिगत समानता पर बल दिया, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना करी इन्होंने। ठीक है, इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो सामाजिक समानता स्थापित करना था 1873 में। देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे होता है। आधुनिक शिक्षा, प्रेस, रेलवे संचार, आर्थिक शोषण को उजागर करना, सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर के। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उससे पहले कुछ ऐसे संगठन थे जो अपने स्तर पर सुधार के प्रयास कर रहे थे। जैसे 1867 में पूना सार्वजनिक सभा थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार और जनता के बीच एक सेतु का निर्माण किया जाए, कि जनता की जो मांग है उनको सरकार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, फिर 1876 में क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इनके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षित मध्य वर्ग है उनको एकजुट करना और राजनीतिक सुधारों की सरकार से मांग करना। तो इन संगठनों ने अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया। देखिए लोकल संगठन तो बहुत सारे थे, लेकिन इन सारे संगठनों का एक उद्देश्य था कि कोई ऐसा संगठन हो जो अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर हमारी हमारे प्रतिनिधित्व को करे। ठीक है, 1885 में आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, इन सब चीजों ने मिलकर के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को बल दिया, जिसमें लिप्टन की दमनकारी नीतियां भी थी और जो ब्रिटिश प्रशासनिक एकीकरण की जो व्यवस्था थी वो सारी चीजें जो कांग्रेस की स्थापना को मुख्य बल दी। देखिए ये कुछ प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में किसी भी तरीके से। मेंस के लिए कुछ चीजें हैं, इनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से लेकर के 1905 तक के अपन एक्ट के देखते, एक्ट जितने भी बने थे उनको देखते कि उनमें क्या सुधार किए गए। देखिए अब इसके पीछे की एक आवश्यकता को पढ़ते हैं कि हाँ ये सारी एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्यों संगठन स्थापित किए गए। देखिए 1870 के दशक में राजनीतिक जागरण पैदा हो गया था लोगों में। समाचार पत्रों और क्षेत्रीय राजनीतिक जो संगठन थे जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, है ना, इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, राजनीतिक जागरूकता पैदा की लोगों में। जो ब्रिटेन की दमनकारी नीतियां थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ले लिया जाए चाहे आर्म्स एक्ट को लिया जाए, तो इनके प्रति भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। हिल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इस विवाद में ये था कि न्याय व्यवस्था थी उसको समान लागू किया जाए, ना ब्रिटिश के लिए अलग होनी चाहिए ना भारतीयों के लिए अलग होनी चाहिए। तो इसने जो नस्लवादी मानसिकता है ना,
देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद ने क्या किया था कि जो नस्लवादी मानसिकता थी जो यूरोपियंस की, उनको लागू किया, उनको उजागर किया, सॉरी। तो उससे भारतीयों में एक संगठित मंच की स्थापना को बल मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए इनका गठन 1885 में, स्थान कहा था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। और संस्थापक कौन थे? एओयू। देखिए यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। आरंभिक उद्देश्य वही था, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक चेतना, सरकार तक भारतीय मांगों को पहुंचाना और संवैधानिक जो राजनीति थी उसका विकास करना। देखिए, शुरू में कुछ परिप्रेक्ष्य थे इसके कि सेफ्टी वॉल्व की तरह इसको काम करवाना, यानी कि लॉर्ड डफरिन के अनुसार एओयू का उद्देश्य था कि असंतोष के लिए एक सुरक्षित निकास प्रदान किया जाए, यानी कि अगर जैसे ही असंतोष पैदा होगा तो कांग्रेस के थ्रू उसको शांत करवा लिया जाएगा, लोगों को यह वादे करके कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, इस तरीके से। लेकिन आधुनिक मत क्या है कि यह सिद्धांत एक मिथक को मानते हैं, यानी कांग्रेस के गठन को भारतीय राष्ट्रवाद की स्वाभाविक परिणति के रूप में देखते हैं, यानी कि कांग्रेस की वजह से ही जो बाद में राष्ट्रवाद जितना भी विकसित हुआ है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये आधुनिक मत है। ठीक है, देखिए शुरू के नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, आरसी दत्त और एम जी दानवे। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की कार्यप्रणाली कैसी थी, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं। 3 P पे काम करते थे, प्रेयर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। देखिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, फिर याचिका पेटिशन डालेंगे और उसके बाद भी काम नहीं होता तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के लिए। शासन सुधार में देखिए परिषदों का विस्तार हुआ, बजट पर चर्चा, आईसीएस की जो परीक्षा होती थी उसमें भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित किया जाने लगा। अत्यधिक कराधान को धीरे धीरे समाप्त किया गया कांग्रेस के प्रयासों के बाद, है ना। शस्त्र एक्ट जो लागू किया था इसका विरोध हुआ। उस सार्वजनिक पदों में जो प्रशासनिक पद थे उसमें भारतीयों की नियुक्ति होना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये आर्थिक और ये जो सिविल मांगे थे इनको आप देख लीजिए, मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। देखिए जो ड्रेस की थ्योरी थी उसमें निकास के घटक कौन कौन से थे, मतलब कहाँ से पैसा जा रहा था भारत से, होम चार्जेस लगाए जाते थे, यानी भारत द्वारा ब्रिटेन में किए गए भुगतान, है ना। मतलब पैसा तो ब्रिटेन में खर्च हो रहा है लेकिन लाया कहाँ से? भारत से। जो भारत, वो जो ब्रिटिश की सेना का जो खर्च होता था वो भी भारत से लिया जाता था। अधिकारियों का वेतन या फिर जो प्रेषण उनके द्वारा ब्रिटेन में किया जाता था वो भी भारतीय पैसा था। और जो मुक्त व्यापार की नीति थी, यानी कि भारत से कच्चा माल तो वो इंग्लैंड में ले जाते थे, वहां से तैयार माल भारत में बेचते थे, तो इससे भी भारत का पैसा ड्रेन होके इंग्लैंड तक, ब्रिटेन तक पहुंचा। ठीक है, अब ये उदारवादियों की कुछ उपलब्धियां थी, इनको आप मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर 1892 का एक्ट आता है, उसमें परिषदों का विस्तार किया गया है, इसकी संख्या में जो भारतीय संख्या थी उनमें वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा करने के कुछ सीमित अधिकार दिए गए लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे अभी भी। ठीक है, ये कुछ सीमाएं आलोचना है, इनको देख लीजिएगा आप। अब देखिए थोड़ा क्रोनोलॉजिकल वे में देखते हैं। 1892 में भारत शासन अधिनियम में आता है, परिषदों का विस्तार हुआ था, चर्चा का अधिकार मिला। 1893-94 में मुद्रा सुधार हुए, रजत जो सिल्वर स्टैंडर्ड था उसका अंत हो गया। 1899 में कर्जन की नीति थी, जो उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत थे एनडब्ल्यूपी उसका गठन किया गया, विभाजन की राजनीति की शुरुआत हुई। 1904 में आधिकारिक जो गोपनीयता का एक्ट था, प्रेस की स्वतंत्रता पर जिन्होंने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया था कर्जन के टाइम पे। ठीक है, मेंस के कुछ क्वेश्चन इनको आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1905 से शुरू करते हैं, उसके बाद की भारतीय स्थिति क्या थी। देखिए 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है उसके पीछे दो तर्क है, एक तो ब्रिटिश तर्क है और एक वास्तविक उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन का ये तर्क था, कर्जन जो उस टाइम पे वायसराय थे, उनका ये तर्क था कि जो बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास थी, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हम उसका विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, वास्तविक उद्देश्य क्या था कि बंगाल में शुरुआती राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी था, और जो उनकी डिवाइड एंड रूल नीति थी उसके तहत इसका विभाजन किया गया। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यहां से सवाल बन सकता है। उसको फिर दो बहुल क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया। देखिए हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिमी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल। और आज भी हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी बंगाल है वो आज बांग्लादेश के रूप में विकसित है,
मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो ये विभाजन की नीति उनकी आज भी वर्तमान जो आधुनिक भारत है, जो आधुनिक इतिहास है, इसमें भी अपन उसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप देख सकते हैं। ठीक है। फिर वही बहिष्कार होते हैं, स्वदेशी की मांग होती है, उग्रवादी नेतृत्व आ जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। स्वदेशी वस्त्र, साबुन, कागज, बैंक, ये सारी चीजें उस टाइम में मतलब एक आंदोलन के रूप में विकसित होती है। ठीक है। देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी की कार्यप्रणाली कैसे थी? संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे, याचिकाओं पर ज्यादा जोर दे रहे थे नरमपंथी। ठीक है। लेकिन गरमपंथी क्या कर रहे थे? निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे, बहिष्कार की नीति अपना रहे थे, स्वदेशी को बढ़ा रहे थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। ठीक है। लेकिन नरमपंथियों का यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन को लागू किया जाए। ठीक है। 1907 में क्या होता है, सूरत में एक जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, यानी कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। ठीक है। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद पैदा होता है। नरमपंथी जो उम्मीदवार थे आरसी दत्त, और गरमपंथी उम्मीदवार थे लाला लाजपत राय। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस दो गुटों में बट गई। गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया और 1916 तक कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व रहा, है ना। 1907 के बाद क्रांतिकारी उग्रवाद का विकास होता है। ठीक है। सबसे पहले ये बंगाल से स्टार्ट होता है। अनुशूलन समिति स्थापित करी। संस्थापक कौन था? परमनाथ मित्र और अरविंद घोष। गतिविधियां क्या होती थी? हथियारों की चोरी करना, डाक खाने लूटना, राजनीतिक हत्याएं करना। खुर्दीराम बोस जी 1908 में। ठीक है। मुकुंददापुर बम कांड हुआ, 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब सीमा पार क्रांतिकारी आंदोलन का होते गदर आंदोलन 1913 से 1915 के बीच में स्थान खाता सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना। ठीक है। लक्ष्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाकर के भारत में ब्रिटिश राज्य को उठाया। प्रमुख प्रयास जैसे 1915 में पंजाब में विद्रोह का प्रयास किया गया था, जो असफल रहा था। अब देखिए 1909 में माल्य मिंटो सुधार आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी विद्रोह पैदा हो रहे थे उनको शांत करना। ब्रिटिश उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को शांत, गरमपंथियों को शांत। देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी जो एक्टिविटीज कर रहे थे उनको शांत करना। ठीक है। नियंत्रण स्थापित करना। 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, उनको सहयोग प्रदान करके वापस विभाजन भारत में पैदा कर दिया। विभाजन की कड़ी यही से पैदा हुई थी। मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुई थी, उनको समर्थन दिया गया। ठीक है। अब देखिए, प्रावधान क्या थे? विधान परिषदों का विस्तार करना, संसद जो सदस्य थे उनको बजट पर चर्चा और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन क्रिटिसिज्म किस वजह से हो रहा था? कि कोई भी वास्तविक उत्तरदायी सरकार थी ही नहीं। धर्मपतियों का पूर्ण रूप से उनको अस्वीकृत किया गया और उनका मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करना। ठीक है। अब देखिए, जो सेपरेट इलेक्टोरल्स लागू किए गए थे मुस्लिम्स के लिए, यह भारत के इतिहास में पहला सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल था, है ना। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को संस्थागत बना दिया और बंटाऊ राजनीतिकरों की जो नीति थी, वो उसको एक सफल उपकरण के रूप में लागू किया। ठीक है। देखिए, 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और वहां पर गरम दल और नरम दल को वापस एकजुट किया गया लखनऊ पैक्ट में। ठीक है। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता होता है। होम रूल लागू होता है उसी समय में, है ना, जिसमें स्वशासन की मांग की गई। बाल गंगाधर तिलक तो पूना तक सीमित रहे, लेकिन एनी बेसेंट मद्रास और जो अन्य राज्य थे वहां तक भी इनकी एक्टिविटीज लागू की गई। ठीक है। अब देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, और उसके बाद में असहयोग आंदोलन को लागू किया जाता है नागपुर अधिवेशन के बाद में 1920 में। ठीक है। ये देखिए, मेंस के कुछ पीवाई की जो उनको लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ये पीवाई क्यू के कुछ फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। अब देखिए, अब आता है गांधी युग। ठीक है। 1915 में भारत आता है, गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध को शुरू करते हैं। सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध, है ना। देखिए, शुरुआती संघर्षों में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन तीन स्थानों पर ये शुरू में अपने जो सत्य और अहिंसा वाला जो मूल्य था उनको लागू करते। चंपारण में 1917 में नील की खेती को लेकर के एक बड़ा विरोध पैदा होता है किसानों में, है ना। खेड़ा में क्या था? फसल खराब होने की वजह से लगान फिर भी वसूली जा रही थी 1918 में। अहमदाबाद में जो सूती मिल में मजदूर काम कर रहे थे, उनको
जो कंसेशन मिलना चाहिए था या फिर जो भी जो सैलरी हाइक होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इन तीन स्थानों पर एक सफल एग्जाम्पल के रूप में अपने जो आंदोलन थे सत्य अहिंसा पर आधारित उनको स्टार्ट किया। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या था कि ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को कैद कर सकती है। ठीक है, और उसी को बेस बना करके जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसने अमृतसर में एक जो जलियांवाला बाग था वहां पर लोगों की सभाओं पर गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी कराई, जिसमें हजारों लोगों की शहादत देखने को मिलती है अपने को। देखिए पहला जो राष्ट्रीय आह्वान था असहयोग आंदोलन के रूप में 1920 से 22 के बीच में, वही सारे क्रियाकलाप, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों को और न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, उपाधियों को त्यागा गया। ठीक है, फिर चोरी चोरा कांड होता है, उसकी वजह से फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चोराई पुलिस स्टेशन में हिंसक घटना होती है और उसी के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते। ठीक है, फिर 1929 में आपको पता है मार्च 1930, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सरकार ने चूंकि नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, तो उनको हटाने के लिए एक दांडी मार्च गांधी जी स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ये 240 मील की एक यात्रा थी 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ में साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की और 24 दिनों के बाद में दांडी नामक स्थान पर गांधी जी पहुंचते और वहां पर नमक कानून का, अपने मुट्ठी में नमक लेकर के नमक कानून का उल्लंघन करते थे। ठीक है, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम आता है ना, प्राथमिक स्तर पर स्वशासन का विस्तार किया गया, लेकिन स्वतंत्रता का कहीं भी अभी तक कोई मुद्दा था ही नहीं, है ना। अब उससे पहले क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की जाती है ना। देखिए ये सारी बैठकें कहाँ थी, लंदन में। अब देखिए उसमें कुछ फैक्ट है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की थी, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था ना, उसी में अपनी भागीदारी की थी। ठीक है, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है ना। और फिर सारा जो नेतृत्व था ये स्वप्रेरित था, यानी गांधी ने सिर्फ स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद में ये अपने आप चला था, क्योंकि युवाओं और किसानों की बहुत जबरदस्त भागीदारी थी। भूमिगत आंदोलन भी चल रहे थे, समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। ठीक है, गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किए थे जहां से ब्रिटिश सरकार की एकदम डायरेक्ट आलोचना हो रही थी। अब देखिए एक पूरा गांधीवादी जो युग था उसको एकदम एक थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं ना। गांधीवादी रणनीति क्या थी, सत्याग्रह पर आधारित थी। जन आंदोलन को स्टार्ट किया गया, ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असहयोग स्थापित किया गया और महिला, छात्र, किसान, मजदूर, इनकी बहुत ही बड़ी भागीदारी थी। देखिए राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। शुरू में जब गांधी जी भारत आते हैं तो 1 वर्ष का मौन धारण करते हैं और पूरे भारतवर्ष का दौरा करते हैं। उसके बाद में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के सफल आंदोलन के बाद में 1920-22 में असहयोग आंदोलन को चलाया। ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और गांधी जी का निश्चय, इन सारी 3-4 चीजों की वजह से भारत भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके उद्देश्य तो यही थे कि भारत किसी भी तरीके से ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेगा। स्वराज स्वराज विद इन 1 ईयर, ये इनका मुख्य नारा था। प्रयोग कार्यक्रम में वही बहिष्कार, स्वदेशी, प्रतीकात्मक विरोध स्थापित स्थापित किए गए और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको भी लौटा किया। ठीक है, और वकीलों में जैसे आर सी दत्त है, राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने वकालतें छोड़ दी थी। लेकिन फिर वो ये चोरी चोरी घटना होती है और उसके बाद में इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। लेकिन सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930-34 में स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन लाया था 1927 में। ये भी एक संवैधानिक सुधार, एक कमीशन था जो कि भारत में संवैधानिक सुधारों की अगली रणनीति को तैयार करने वाला था। लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध होता है। नेहरू रिपोर्ट के बाद में सांप्रदायिक विवाद पैदा हो गया, है ना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर के उन्होंने बात करी थी, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया कि हम डोमिनियन स्टेट आपको प्रदान कर सकते हैं, है ना, और उसमें आम सहमति उस पर भी नहीं बन पाई। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, है ना, और उसी के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया। वही दांडी मार्च आपको पता है, अपने पढ़ ही लिया। ये सारे विस्तार किस तरीके से हुआ था। फिर देखिए RTC 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होती है 1930 में, कांग्रेस अनुपस्थित होती है, मतलब गांधी जी नहीं गए।
फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। क्यों? क्योंकि गांधी जी को मनाने के लिए कि हाँ आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको भाग लेना है, इसलिए उससे पहले एक समझौता होता है और गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1930, और उसके बाद में आरटीसी में जाने के लिए गांधी जी मान गए। आरटीसी 2 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, लेकिन अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर के जो वार्ता थी वो विफल हो गई। आरटीसी 3 में क्या था? कांग्रेस ने फिर से भाग नहीं ली। इन तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, और उसके कंक्लूजन में ही भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्रिप्स मिशन आता है 1942, जो विफल हो गया था। क्यों विफल हुआ? कि मिशन ने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे सकते हैं, लेकिन वो भी विभाजन के बेस पर विभाजन होगा। लेकिन गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बताया। ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध का दबाव था 1939 से 1945 तक जो भी चला था, तो इसमें ब्रिटेन पर बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया था, और उसको ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर भारत में किसी भी तरीके का आंदोलन पैदा होता है तो वो ब्रिटेन की सत्ता के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था, द कॉल ऑफ एक्शन कहते। लेकिन गांधी जी ने द कॉल ऑफ एक्शन लाई, यानी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे ग्वालियर टैंक से इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। डू और डाई का नारा देते। ठीक है। एक स्वतः स्फूर्त क्रांति थी, है ना, जब जनता ने पूरे नेतृत्व को संभाल लिया। लीडरलेस प्रकृति थी इसकी। यहाँ से पूछ सकते सवाल कि 1942 को लेकर के कौन कौन से कथन सही है। शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, रेलवे लाइनों को उखाड़ना, टेलीग्राफ लाइनों को उखाड़ना, सरकारी इमारतों को उखाड़ना। ठीक है। ये सारे क्रियाकलाप होते हैं। देखिए, भूमिगत आंदोलनों में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली। समानांतर सरकारों में बलिया यूपी में चित्तू पांडे द्वारा स्थापित की गई, तामलुक बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना की गई। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी नाना पाटिल के नेतृत्व में स्थापित हुई थी। ठीक है। उषा मेहता और इनके जो साथी थे उनके द्वारा सीक्रेट रेडियो स्थापित किया गया था, जो बॉम्बे से गुप्त समाचार प्रसारित कर रहा था। ठीक है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन है, आप इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएससी के लिए कुछ प्रमुख बिंदु है, देखिए। ठीक है। अब क्रांतिकारी समाजवाद की तरफ देखते हैं। 1920 से जो 47 के बीच में जो पैदा हुआ था 1922 में असहयोग की समाप्ति के बाद में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जैसे गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, तो जो युवा वर्ग था, जो क्रांतिकारी वर्ग था, उसमें एक असंतोष पैदा होता है कि इस लेवल पे पीक पे था आंदोलन, और गांधी जी ने जैसे इसको बैकलैश किया, तो यहाँ पे अपने को बहुत बड़ा घाटा हो गया। अगर गांधी जी इस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो हो सकता था कि ब्रिटेन की सरकार है वो मजबूर हो जाए किसी भी तरीके की स्वायत्ता प्रदान के लिए। लेकिन गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी उससे मोह भंग हो गया कई नौजवानों का, और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। ठीक है। देखिए, एचआरए की स्थापना होती है 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिरी। 1924 में स्थापना होती है। 1925 में इन्होंने काकोरी कांड करवा देते हैं, और उनकी वजह से कई नेताओं को फांसी, आजीवन कारावास, और लगभग उसके बाद में संगठन समाप्त हो जाता है। फिर एचआरए से एचएसआरए तक का सफर। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, है ना। और इसमें सोशलिस्ट शब्द का जुड़ाव एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वैचारिक बदलाव था, है ना। और इनके नए नेतृत्व उभरे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, आजाद जैसे जो लोग थे वो शामिल हो गए। उन्होंने एक नई दिशा प्रदान करी, और अब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सोशल मुक्त फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करनी थी, यानी कि समाजवाद का बिंदु इसमें शामिल किया गया। ठीक है। बैरों को सुनाने के लिए जो धमाके की जरूरत होती है, असेंबली हत्याकांड होता है 8 अप्रैल 1929 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया। स्पष्ट था कि जो जो मुद्दे हमारे भारतीयों के हैं आप उनको नहीं सुन रहे, उनको दरकिनार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये संकेत के रूप में हम बम फोड़ रहे हैं कि आपको भारतीयों के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र होता है 1928 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उनका प्रतिशोध लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अब जेल से आंदोलन चला रहे थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना। और उन्होंने भगत सिंह ने जेल में रहते हुए ही एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एथिस्ट, है ना, तर्क और मानववाद पर आधारित एक गहरा दार्शनिक लेख है। चंद्रशेखर आजाद एचएसआरए के संगठन से रिलेटेड थे। युद्ध शैली, गोरिल्ला युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया था।
1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए अंतिम गोली स्वयं को मार दी थी। ठीक है। अब देखिए समाजवाद से HSRA, AITUC, ट्रेड यूनियन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने स्थापित की थी, और किसान सभा, इन सब ने मिलाकर के भारत में समाजवाद की जो शुरुआती लहर थी उसको स्टार्ट किया था। 1938 में हरिपुरा फिर त्रिपुरी जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी। फिर 1939 में त्याग पत्र दे देते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमें और भी संभव साधन अपनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए 1939 में त्याग पत्र देकर के उन्होंने एक नई अपनी जो संस्था थी उसको स्थापित किया था। उनका नाम क्या था आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना होती है 1943 में सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन करते हैं। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में लोगों को जो भारत में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको बाहर निकालना, नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्गठित किया और पहली महिला जो रेजिमेंट थी उसकी स्थापना की झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से, जिसकी कैप्टन कौन थी, लक्ष्मी सहगल। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। देखिए इम्फाल कोहिमा अभियान होता है 1944 में। INA के सैनिकों ने जापानी सेना के साथ में मिलकर पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। परिणाम क्या हुआ कि शुरुआती सफलताएं मिली, लेकिन प्रतिकूल मौसम, रसद की कमी के कारण, जापानी सेना की हार के कारण INA को पीछे हटना पड़ा। ठीक है। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। फिर 1945-46 में लाल किला मुकदमा चलता है, जिसमें मतलब सब लोग एक साथ आ जाते हैं। किन किन को बचाने के लिए, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श ढिल्लों। ये क्वेश्चन आ रखा है PYQ में, आप देखिएगा, है ना। देशद्रोह का इन पे जो का एक्ट लगा था उसके थ्रू इनके फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन भारी विरोध के कारण इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अंतिम प्रहार के रूप में सेना ने विद्रोह किया। INA के साहस और उनके मुकदमे ने भारतीय सशस्त्र बलों में राष्ट्रवाद की भावना को तीव्र किया। 1946 में ही रेन म्यूटिनी हुई, यानी नौसेना की म्यूटिनी होती है, तो नौसेना भी अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गई थी। ठीक है। अब सीधा ये, अगर सेना किसी देश के खिलाफ हो गई, उसकी सरकार के खिलाफ हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक झटका होता है उस सरकार के लिए, और स्वतंत्रता के लिए अब तेजी से मांगे उठने लगी थी। ठीक है। ये मेंस के कुछ प्रश्न आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार लिखने की। ठीक है। अब 1945 से 47 के बीच में क्या कार्यक्रम चल रहे थे भारत में। ठीक है। देखिए आर्थिक सामरिक सामरिक पतन हो गया था ब्रिटेन का। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था क्या, यूएस और USSR में औपनिवेशिक विरोधी नीतियां ब्रिटेन पर भारत के शासन को छोड़ने पर मजबूर करी थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है ना, जो कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के पक्ष में थी, और भारत में राष्ट्रवादी उभार आ ही गया था। तो इन सारी चीजों की वजह से ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कमजोर हो गई थी। ठीक है। वही INA वाला मामला, और उसमें पूरे देश में सैनिकों के साथ पूरी जनता खड़ी हो गई थी। INA का जो 1946 में जो लास्ट मीटिंग होती है ना, इससे क्या हो गया, ब्रिटिश शासन के सशस्त्र बलों ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी थी। ठीक है। द लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन ब्रिटिश सरकार के लिए यह साबित होता है। ताबूत की अंतिम कील के रूप में ये रेन म्यूटिनी सामने आती है। ठीक है। भारत संघ की स्थापना हुई, उसके बाद में कैबिनेट मिशन लाती है ब्रिटेन की संसद, जिसमें यह मतलब प्रावधान था कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार। ठीक है। इन तीनों को छोड़ करके भारतीय संघ के पास में सारे अधिकार होंगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है, क्यों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का पक्ष क्या था कि पहले तो ग्रुपिंग जो बनाई थी कि ग्रुप A में हिंदू बहुल क्षेत्र होगा, B में उत्तरी पश्चिमी प्रांत होंगे, C में उत्तरी पूर्वी प्रांत होंगे। तो ये जो ग्रुपिंग थी, कांग्रेस ने इसको स्वैच्छिक बनाने का मतलब आह्वान किया कि आप इसको स्वैच्छिक रहने दीजिए, लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मुस्लिम लीग का पक्ष यह था कि ग्रुपिंग को अनिवार्य माना और इस दृष्टि इसी पर दृढ़ रही, यहाँ ग्रुपिंग होनी चाहिए। वे मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक मान रहे थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों दलों के बीच में आम सहमति नहीं बनी, और जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने योजना को अस्वीकार कर दिया और एक असफल अभियान के रूप में ये सामने आया।
देखिए, फिर डायरेक्ट एक्शन डे आता है। कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद में मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी थी। कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे उठते। द ग्रेट कलकत्ता के लिए भी जानते हैं इसको। हिंसा की आग में पूरी नोआखली जो बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां से लेकर के बिहार तक ये हिंसा फैल गई। हजारों लोग मारे जाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व लगभग बिल्कुल मतलब बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन इसी के बाद गांधी जी वहां पर जाते हैं नोआखली में, प्रत्यक्ष रूप से दौरा करते हैं। ठीक है। अंतिम समाधान के रूप में माउंट बेंटन योजना आती है। 3 जून योजना भी कहते हैं उसको। क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि साम्प्रदायिक हिंसा अपने चरम पर थी। देश गृह युद्ध जैसी कंडीशन में था। मुस्लिम लीग विभाजन के बिना किसी भी समझौते के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी और ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द भारत से निकलना चाहती थी। प्रमुख प्रावधान क्या थे माउंट बैटन योजना के? कि भारत में विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान में। बंगाल और पंजाब इन दोनों प्रांतों को विभाजित किया जाएगा। रियासतें उन्हें भारत और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करेगी। सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को होगा। ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई और यहाँ पर मैकमोहन लाइन खींची गई भारत और चाइना के बीच में। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद हो जाता है। आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये गांधी जी का अंतिम वाक्य था और उसी के साथ में भारत आजाद हो जाता है, लेकिन एक त्रासदपूर्ण विभाजन के साथ में, जिसकी आज भी हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है। विभाजन में मानवीय त्रासदी होती है। 10 से 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं। महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं। ठीक है। देखिए, क्रोनोलॉजिकल वे में भी है, आप इसको एक बार देख के समझ लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के सॉरी जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो इनको आप एक ये फैक्ट से एक बार समझ लीजिएगा, इनको आप देखिएगा एक बार। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री को अपन ने इस पूरे मैराथन में समझ लिया है। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इसी की जैसे हम ज्योग्राफी की भी क्लास आने वाली है। ठीक है। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब की क्लासेज आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो बने रहना है। आज की इस क्लास में इतने। धन्यवाद।